गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ओके, हमने जो है 21 चैप्टर जो डायरी लेखन था वो हमने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है मैं 22 चैप्टर शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। क्या नाम है? अनुच्छेद लेखन। ओके, अब अनुच्छेद लेखन को आप पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हो इंग्लिश में। ओके, तो जो है अनुच्छेद लेखन आपके क्या होता क्या है? पैराग्राफ तो आप समझते ही हो, निबंध का ही छोटा रूप, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है, एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसको कहते हैं अनुच्छेद लेखन। ओके, तो देखो, किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को कम शब्दों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ओके, किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उस पर अपने विचार और अपने भावों को कम शब्दों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ओके, अब देखो, अनुच्छेद लेखन एक कला है। क्या है? एक कला, एक आर्ट है जिसमें हम किसी एक विषय पर अपने विचार संक्षिप्त में लिखते हैं। संक्षिप्त यानी शॉर्ट में। निबंध को तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, परंतु इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, अनुच्छेद निबंध का एक छोटा रूप है। ये मैंने पहले भी बोला है आपको कि जो है अनुच्छेद निबंध का क्या है? छोटा रूप है। अब देखो, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा अनुच्छेद जो है, पैराग्राफ जो है, सुंदर हो सके। ठीक है, देखो, फर्स्ट जो है क्या बात है? किसी एक विचार पर केंद्रित होना चाहिए। कोई एक विचार उसमें होना चाहिए। केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? मुख्य विषय, किसी एक विचार का उसमें जो है वर्णन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात का ध्यान रखना आपको। देखो, अनुच्छेद छोटा किंतु भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। मतलब छोटा होना चाहिए पर जो अर्थ है, जो भाव है उसके, वो पूरे स्पष्ट होने चाहिए। ओके, उसकी भाषा सरल एवं सुग्राह्य होनी चाहिए। मतलब भाषा सरल और सुग्राह्य का मतलब होता है आराम से, आसानी से जो है हमें ग्रहण हो जाए, हमें समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। ओके, अनुच्छेद में शब्दों की संख्या लगभग 120 से 140 शब्दों की होनी चाहिए। 120 शब्द या 140 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं, इससे बड़ा अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ उदाहरण के लिए आपके लिखा है परोपकार अनुच्छेद, जो आपके पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है, परोपकार। ओके, तो 98 पे जो परोपकार लिखा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना। तो हम देखो शुरू कर रहे हैं। परोपकार एक अत्यंत मानवीय गुण है। मानवीय गुण यानी मानवता, इंसानियत का गुण है। वह कठिन रास्ता है, मतलब बहुत कठिन रास्ता है ये। परोपकार करना कोई आसान बात नहीं होती है। ये एक बहुत कठिन, मुश्किल रास्ता है जहाँ तन मन को कष्टों की अग्नि में झुलसाकर तलवार की धार पर चलना पड़ता है। अपने तन, अपने मन को कष्टों यानी पीड़ा, दुख की अग्नि में झुलसाकर मतलब जलाकर तलवार की धार पर चलना पड़ता है। तलवार की जो धार होती है उस पर चलना पड़ता है। तभी तो परोपकारी व्यक्ति सामान्य मनुष्य की कोटि से उठकर ईश्वर समान हो जाता है। मतलब सामान्य मनुष्य के समान नहीं होता, वो नॉर्मल मनुष्य के समान नहीं होता है, बल्कि किसके समान माना गया है? ईश्वर के समान हो जाता है। ओके, इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। इतिहास के पन्नों में, पन्नों यानी पत्तों, पेज पे उसका नाम स्वर्ण अक्षरों यानी सोने के अक्षरों में लिखा जाता है। ओके, सिद्धार्थ ने समस्त सांसारिक सुख त्याग कर, सिद्धार्थ जो आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने समस्त सांसारिक सुख त्याग कर, जो संसार के सुख थे उनको मिल रहे थे, वो सब सुख उन्होंने क्या कर दिया? त्याग
दिए और निर्वाण का मार्ग चुना। कौन सा मार्ग चुना? निर्वाण का मार्ग चुना। ओके, निर्वाण का मतलब क्या समझते हो? निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण यानी मोक्ष। ओके, फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। फिर सिद्धार्थ से क्या बन गए? बुद्ध बन गए। ओके, ऋषि दधीची ने इंद्र की प्रार्थना पर, दधीची मैंने आपको वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, उसमें जो है मैंने बताया था कि दधीची जो थे उन्होंने क्या किया था? इंद्रदेव को अपनी हड्डियों का दान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो है एक दानव को मारने के लिए। ठीक है, तो यही उदाहरण है कि वो भी परोपकारी थे, उन्होंने अपने हड्डियों का दान दिया था। तो ऋषि दधीची ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी अस्थियां दान में दे दी, अपनी हड्डियां दान में दे दी। तभी वज्र बन पाया, वो वज्र जिससे उस दानव का नाश हो सके, उसकी हत्या हो सके, उसको मारा जा सके। ठीक है, राजा शिवी द्वारा, राजा शिवी को तो आप जानते ही हो, वो भी मैंने बताया था किसमें? उसी चैप्टर में, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, उसमें भी यही बात बताई गई, उसमें भी परोपकार के बारे में ही बताया गया है। तो राजा शिवी द्वारा अपने शरीर का मांस दान करना, वो भी एक परोपकारी था। उसने क्या किया था? कबूतर की रक्षा के लिए अपने एक बाज को अपना मांस दान कर दिया। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना, ये तो सभी जानते हो, उन्होंने भी परोपकार के लिए क्या लगा दी थी? फांसी लगा दी थी। शहीदों का राष्ट्रहित पर बलिदान हो जाना, राष्ट्रहित यानी अपने देश के लिए बलिदान करना, ये भी क्या है? एक परोपकार ही है। परहित साधना ही तो है। परहित का मतलब होता है दूसरों का हित, दूसरों का अच्छा चाहना। ओके, वस्तुत ये वह महान त्याग है जिसमें विश्व हित निहित है। ये ऐसा त्याग है जिसमें पूरे विश्व, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का हित, अच्छाई निहित है। ओके, यही मोक्ष का द्वार खोलता है और यही हमारे लिए क्या करता है? मोक्ष का द्वार खोलता है। तो ये जो है परोपकार इसमें दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे प्रभात बेला का दृश्य, तो इसको ना पढ़ के हम इसको पढ़ लेते हैं, बस अड्डे का दृश्य। ये देखो, ये भी एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। बस अड्डे का नाम सुनते ही, बस अड्डा यानी बस स्टेशन का नाम सुनते ही आँखों के सामने एक दृश्य उभर कर सामने आता है। बसों का इधर उधर आना जाना, लोगों का सामान उठाए बसों में पीछे भागना और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। आप ही देखते हो कि बस में चढ़ते तो कितने लोग जो है भागते हैं। बस अड्डे में एक बड़ा तथा ऊंचा सा भवन होता है, वह अनेक नगरों के नाम लिखे होते हैं तथा बहुत सी बसें जगह जगह पर खड़ी होती है। प्लेटफॉर्म पर बैठने का स्थान होता है, यात्री वहां बैठकर बस की प्रतीक्षा करते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय के स्टॉल, अखबारों और पुस्तकों की दुकानें, पूछताछ के लिए कार्यालय भी मतलब ऑफिस भी होता है। हर बस अपने निश्चित स्थान पर खड़ी होती है। बस अड्डे पर प्राय 10 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है, बहुत लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि लोगों को सुबह के समय स्कूल, कॉलेज तथा नौकरी पर जाना होता है। दोपहर के समय यहाँ थोड़ी शांति रहती है। ये शाम को फिर से यात्रियों की वापसी का जमघट लग जाता है। अब दोपहर में तो शांति रहती है, इतना लोग आना जाना नहीं करते, लेकिन शाम को फिर वही इतनी भीड़ होती है। ज्यों ही कोई बस यहाँ पर आती है तो बस से उतरने वालों को नीचे उतरने की शीघ्रता होती है, शीघ्रता यानी जल्दी, और बस से जाने वाले को अच्छा स्थान पाने की शीघ्रता होती है कि उनको सीट मिल जाए। हम भी यही सोचते हैं कि पहले चढ़ जाए तो सीट मिल जाएगी। दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है और इसी भीड़ भाड़ में वस्तुएं बेचने वालों को जल्दी होती हैं अपनी चीज़ें बेचने की। इस प्रकार उस समय अफरा तफरी और व्यस्तता का माहौल बन जाता है। जो यात्री बस से उतरते हैं उन्हें रिक्शे वाले तथा टैक्सी वाले घेर लेते हैं और शुरू हो जाती है सौदेबाजी।
ठीक है। और इस प्रकार बस अड्डे का दृश्य लोगों का एक अस्त व्यस्त मेला सा लगता है। नीचे एक और दिया हुआ है जिसका नाम है मेरी प्रिय पुस्तक। जीवन में पुस्तकें पढ़ने का अपना आनंद है, ठीक है। पुस्तकें जहाँ हमारा मनोरंजन करती हैं वहाँ ज्ञान भी बढ़ाती हैं। यही कारण है कि उपन्यास व काव्य पुस्तकें पढ़ी हैं और इनमें कहीं बहुत अच्छी थी, परंतु सबसे अच्छी लगी रामचरितमानस। रामचरितमानस में क्या बताया गया है? रामायण के विषय में पढ़ाया गया है और यही मेरी प्रिय पुस्तक है। रामचरितमानस तुलसीदास की अमर रचना है। रामचरितमानस किसकी अमर रचना है? तुलसीदास की। रामचरितमानस में वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श रचना में होने चाहिए। यही कारण है कि धनी निर्धन सभी इस ग्रंथ का समान भाव से आदर करते हैं। सब, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, समान रूप से उसका आदर करते हैं। ये रचना सबकी प्रिय है। रामचरित्र की भाषा अवधी है और इसमें श्री राम की कथा का वर्णन है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड, इन 7 कांडों में किया गया है। सारा काव्य दोहा चौपाई चंद में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि पिता कैसा होना चाहिए? दशरथ जैसा। पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। और माता कैसी होनी चाहिए? कौशल्या जैसी। और पत्नी हो सीता जैसी। भाई कैसा हो? भरत जैसा। सेवक कैसा हो? हनुमान जैसा। मित्र कैसा हो? सुग्रीव और विभीषण जैसा। ये सब किस में बताया गया है? इसी में बताया गया है। मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मानस में मिल जाता है। मानस यानी रामचरित्र मानस में मिल जाता है। यही कारण है आज विश्व की प्राय सभी प्रमुख भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हो चुका है। विश्व के सभी भागों के लोग रामचरितमानस के अध्ययन में रुचि ले रहे हैं। ये अमृत रस की वर्षा करने वाला काव्य मेघ है। ऐसी महान पुस्तक ही मेरी प्रिय पुस्तक है और इसे सभी को न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि जीवन का आधार भी मानना चाहिए। इसी को अपना जीवन का आधार मानना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, देखो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग शब्द से आज पूरा विश्व परिचित है और भयभीत भी है। भयभीत यानी डरा हुआ भी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का निरंतर बढ़ता तापमान। तापमान बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसका प्रमुख कारण मानव का अपने विकास के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना है। विगत कई वर्षों से, मतलब बहुत बीते हुए वर्षों से मनुष्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता चला आ रहा है। मतलब पेड़ों को बार बार हम काट रहे हैं। पूरे वनों का सफाया वह महज अपने थोड़े से फायदे के लिए करने से नहीं चूकता। मतलब पूरे वन के वन काट देता है, जंगल के जंगल काट देता है, केवल अपने छोटे से फायदे को पूरा करने के लिए। इसके अलावा मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए ऐसे साधन व उपकरण प्रयोग में लाता है जिनसे निरंतर प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन होता रहे और ये प्रदूषणकारी गैसें भी धरती के तापमान में वृद्धि करती है। वृद्धि यानी बढ़ाना। दुनिया को पिछले 2 विश्व युद्धों से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF ने अपनी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2006 में कहा है कि 2048 तक अनेक जलीय व वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त यानी समाप्त हो जाएगी। जलीय, जल में रहने वाले, और वन में रहने वाले सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। ओके। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप बहुत से देश भयंकर बाढ़ की चपेट में होंगे। ग्लेशियर यानी क्या होता है? बर्फ। और वो बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? पानी होगा, और पानी होगा तो बहुत से देश क्या हो जाएंगे? बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। समुद्र का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
जिसके कारण प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों को अपने निवास स्थान को छोड़कर बेघर होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ देश भयंकर सूखे से ग्रस्त हो गए। सूखे मतलब अकाल पड़ जाएगा। 2050 तक मलेरिया एक भयंकर महामारी का रूप ले सकता है। अब मलेरिया एक नॉर्मल सी बीमारी है, वो भी एक महामारी का रूप ले सकता है। वैसे कोरोना जैसी महामारी भी आई है अपने देश में। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में अभी तक वैज्ञानिकों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन के वित्त मंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा है कि हमें किसी भी तरह प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन रोकने के उपाय करने होंगे। उत्सर्जन मतलब जो है ये गैसें प्रदूषण को बढ़ा रही है, उसको रोकना होगा। सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। अंधाधुंध मतलब हम इतने सारे वृक्ष काटते हैं, उसको रोकना होगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे और हमें अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष बाढ़ को रोकने, वातावरण को शुद्ध रखने और धरती की नमी को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर रोक लगाई जा सकती है। ओके, अब लास्ट है आपके बाल दिवस। बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। आप भी मनाते हो। हमारे देश में 14 नवंबर को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे बच्चों द्वारा चाचा कहकर पुकारे जाते थे और इनकी इच्छा थी कि उनका जन्म दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्हीं की इच्छा थी, क्योंकि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे और वो भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, प्रोग्राम होते हैं तथा जगह जगह पर बाल मेले लगते हैं। बच्चों के लिए मेले लगते हैं और इस दिन स्कूलों में मिठाइयाँ और फल आदि वितरित किए जाते हैं, मतलब बांटे जाते हैं। बच्चे देश सेवा करने तथा कर्मवीर बनने की प्रतिज्ञा करते हैं और वे प्रण करते हैं कि चाचा नेहरू के सपनों को पूरा करेंगे। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो भी सपने देखे हैं उनको पूरा करेंगे। ये था अपने पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन। तो इसमें आपके जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए उनमें से आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको 2 नोटबुक में लिखने हैं, एक तो परोपकार और एक ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों आप नोटबुक में लिख देना अपने शब्दों में। बुक से लिखो तो भी अच्छा, और अपने शब्दों में इजी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, बुक से देखकर। ओके, तो ये 2 आप लर्न भी कर लेना एग्ज़ाम के लिए और इन्हीं 2 को आपको याद करना है। ओके, अगर आपको अनुच्छेद लेखन में कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे गूगल मीट पे पूछ लेना। थैंक यू।